दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनारा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में अपन इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान के भाग 4 के अंदर जो राज्य की नीति को निर्देशित करने वाले जो तत्व हैं, जिसको लैटिन भाषा में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से पुकारा जाता है, इन तत्वों को संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया, उसके साथ ही संविधान में इनकी क्या स्थिति है, साथ ही ये वाद योग्य है या अवाद योग्य है, साथ ही इनका क्या महत्व है, आदि बातों पर आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख है। इस भाग में यानी 36 से 51 के बीच में कुल 16 अनुच्छेद हैं। इस भाग से संविधान निर्माताओं के विजन का पता चलता है, वो भावी भारत के अंदर क्या चाहते थे, इस बात की जानकारी मिलती है। ये भाग सामाजिक एवं आर्थिक न्याय या लोकतंत्र का प्रतीक है। जहां भाग 3 हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, वहीं भाग 4 सोशल इकोनॉमिक्स जस्टिस या डेमोक्रेसी की बात करता है। ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका लीगल महत्व नहीं है जैसा कि भाग 3 का है। फिर भी राज्य नीतियां बनाते समय इन्हें लागू करेगा, ये राज्य का कर्तव्य माना गया है। ये पुलिस राज्य के स्थान पर एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। पुलिस राज्य 19वीं सदी में राज्य का स्वरूप एक पुलिस राज्य का हुआ करता था, जिसमें राज्य केवल शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था, जन कल्याण करना राज्य का कार्य नहीं होता था। परंतु 20वीं सदी में राज्य के स्वरूप में बदलाव आया और राज्य एक लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट का स्वरूप ग्रहण करने लगा। तो ऐसे राज्य की स्थापना इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से या भाग 4 के माध्यम से की गई है। इनमें कुछ गांधीवादी यानी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित कुछ आर्टिकल्स है, जिसमें 40, 43, 47 एवं 48 ये तत्व मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से लिए गए। 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में निर्देशों के उपकरण में ये जो निर्देशों के उपकरण के रूप में जो तत्व स्वीकार किए गए थे, यही आज के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है। 1935 के निर्देशों के उपकरण भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और 1950 का जो भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसमें भी नीति निर्देशक तत्व इन्हीं 1935 के जो भारतीय शासन अधिनियम है और उसमें जो निर्देश के उपकरण थे, उनको नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अपनाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 36 यानी अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 जो मूल अधिकार है और मूल अधिकार का जो प्रारंभिक अनुच्छेद 12, जिसमें अपने ये देखा था कि जो राज्य की परिभाषा थी, उसी को नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 में ज्यों का त्यों परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से राज्य शब्द को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद 12 हुए और दूसरा 36। अनुच्छेद 37
नीति निर्देशक तत्वों के स्वरूप या नेचर या प्रकृति का उल्लेख करता है और ये कहता है कि ये तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन पर आप भाग 3 की तरह न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये राज्य के कर्तव्य है कि वो कानून निर्माण में, नीति बनाने में इनसे निर्देश ग्रहण करेगा। परंतु जब राज्य कोई भी नीति बनाएगा तब इन तत्वों को ध्यान में जरूर रखेगा। इस प्रकार से ये वाद योग्य नहीं है। फिर अनुच्छेद 38 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी जिस सोशल, इकोनॉमिक्स एवं पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 31 में सेम वो की वही बात की गई है और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जा सके। तो ये राज्य का कर्तव्य माना गया है। अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जैसे मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 था, तो नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका आएगा 39। इस 39 में जो बातें लिखी गई है उसमें राज्य सभी स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका उपलब्ध करवाने का समान अवसर प्रदान करेगा। बी में जो है राज्य मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। सी में राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे कि उनका केंद्रीकरण न हो। डी राज्य समान कार्य के लिए सभी स्त्री पुरुषों को समान वेतन देगा। ई राज्य सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को ऐसा कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। एफ राज्य बच्चों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखेगा। जी राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उनका शोषण नहीं हो। अनुच्छेद 39 ए जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। इसके तहत 1987 में संसद ने कानून बनाया जिसका नाम था नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस एक्ट, जिसे नलसा एक्ट। इसी के तहत, इसी कानून के तहत ये नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस एक्ट जो है, इसी के तहत 1995 में संसद ने नलसा एक्ट यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठित किया। राज्यों के अंदर सलसा का और जिलों के अंदर डलसा नामक जो प्राधिकरण गठित किए गए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे अध्यक्ष जो होता है वो दूसरे नंबर का न्यायाधीश होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो नलसा का संरक्षक होगा और दूसरे जो सीनियर जजेज है वो इसका अध्यक्ष होगा। और ये मुख्यतः उन बीपीएल परिवार जो न्याय के लिए उनके पास में विशेष अवसर नहीं होते, तो वो यदि कोई फरियाद दायर करे तो उनको निःशुल्क कानूनी सहायता इनके माध्यम से दी जाती है। अनुच्छेद 40 जो कि मुख्यतः गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इन ग्राम पंचायतों के गठन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, जो बाद में 33वें 34वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो उससे पहले अनुच्छेद 40 में ये लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता कैसे लोगों को, जो बुजुर्ग है, बीमार है तथा बेकार है और साथ ही निःशक्त जन है, इस प्रकार के। और निःशक्त जन जिसे मोदी सरकार ने दिव्यांग नाम दिया था, इन सबको काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 राज्य लोगों को काम की मानवोचित दशा उपलब्ध करवाएगा और प्रसूति महिलाओं को जो होती है उसमें सहायता देगा।
तो इस प्रकार से 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता की बात कही गई है। वहीं 41 में काम की मानवोचित दशा और स्त्रियों के लिए प्रसूति अवकाश की बात की गई है। अनुच्छेद 43 राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 ए जो बाद में जोड़ा गया, ध्यान रखना, अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी और इसी आधार पर कार्मिक जो संगठन होते हैं उनके चुनाव की भी इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 40 बी जो कि 97 संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया और इसमें मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की स्थापना। ध्यान देना, यह अनुच्छेद आज भी प्रभावी नहीं हो पा रहा है। अर्थ इसका यह है कि एक देश तो एक देश की शासन व्यवस्था या उससे संचालन के नियम कानून भी एक जैसे होने चाहिए। 98% मामलों में नागरिकता समान ही है, परंतु कुछ ही कानून जैसे विवाह के अंदर, तलाक के अंदर, गोद एवं उत्तराधिकार को लेकर के भारत में ये मुसलमानों के लिए अलग है और व्यक्तिगत मामलों से अलग है। जहाँ व्यक्तिगत मामले होते हैं वहाँ पर ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो संविधान सभा के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने उस समय इन्हें लागू करने से मना कर दिया था और उनका मानना था कि बाद में जैसे जैसे शिक्षा और प्रगतिशील समाज बनेगा उसका इंतजार कीजिए और उसके बाद में इसे लागू कर दीजिए। इसमें मुख्य रूप से शाहबानो का मामला, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो 1985। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक और आजीवन भरण पोषण का अधिकार है। ऐसे में राजीव सरकार को झुकना पड़ा और 86 के अंदर मुस्लिम महिला भत्ता संरक्षण अधिनियम और तलाक के संरक्षण अधिनियम बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। डेनियल लतीफ़ी वकील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और 2003 में ये कहा कि भरण पोषण भत्ता मिलना चाहिए और तब तक मिलना चाहिए जब तक कि महिला रीमैरिज या पुनर्विवाह नहीं करती है। फिर सेकेंड सायरा बानो का मामला 22 अगस्त 2017, सायरा बानो बनाम भारत संघ में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और इसी आधार पर बाद में संसद में कानून बनाया गया। अनुच्छेद 45 जो कि मुख्यतः शिक्षा से संबंधित है, राज्य 6 से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और उनकी बाल्य व्यवस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। यानी 6 से 14 की आयु के जो शिक्षा की बात यहाँ पहले लिखी हुई थी, अब उसे संविधान के अनुच्छेद 21(1) में मूल अधिकार बना दिया और यहाँ पर ये नीति निर्देशित तत्वों में ये बात जोड़ दी कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बाल्य व्यवस्था होती है उसकी पूर्व प्रारंभिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करेगा। 86 संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है और इसको हटाकर अनुच्छेद 21(1) में इसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये बात पहले अनुच्छेद 45 में थी और 45 से 21(1) में एम में डाल दी गई है। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर तबके अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग हैं उनकी क्या करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 47 राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। ध्यान रखना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बात की उल्लेख इसमें किया गया है कि वह लोगों के जीवन स्तर, पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करेगा तथा ऐसे मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, मुख्यतः एल्कोहल एवं दवाएं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक होती है उन पर रोक लगाएगा। राज्यों द्वारा शराबबंदी तथा राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ऐसे ही अनुच्छेद इसी अनुच्छेद का उदाहरण कहा जा सकता है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि तथा पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा
और पशुओं विशेषकर गो हत्या पर रोक लगाएगा। ये अनुच्छेद 48 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान नीति निर्देशक तत्व में एक नवीन अनुच्छेद जोड़ा जाता है 48A। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण का संरक्षण करेगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। और ऐसी बात आपके मूल कर्तव्य में भी कही गई है। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्थानों यथा ऐतिहासिक स्मारकों तथा विरासत का संरक्षण करेगा। भारत का पुरातत्व निदेशालय द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है, जिसे संक्षेप में ASI कहते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 जिसमें भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख है। संवैधानिक संरक्षण आधार है, इसमें 4 बातें आती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, सभी राष्ट्रों के साथ में सम्मानजनक एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देगा, संधियां और समझौते जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं उनको पालन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करेगा, यानी किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, आप मीडिएटर बन के या बातचीत से भी समस्या का समाधान करवा सकते हो। फिर है नीति निर्देशक तत्व का महत्व है। देश की उस समय की स्थिति में मौलिक अधिकारों के साथ साथ इनका उल्लेख एवं बाद में आने वाली सरकारों पर उत्तरदायित्व की नीति निर्देशक तत्व शानदार व्यवस्था है। यह संविधान निर्माण के समय जब बात चल रही थी और भी अधिकारों की बात डिबेट के अंदर संविधान सभा के सदस्यों ने की थी, लेकिन भारत राष्ट्र की स्थिति उस समय इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वो 7 मौलिक अधिकार जो मूलतः संविधान में थे उनके साथ में इनको भी नीति निर्देशक तत्वों को भी मौलिक अधिकार बना सके। अतः इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, वाद योग्य और अवाद योग्य। अवाद योग्य जो अधिकार थे जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये बाद की सरकारों पर जिम्मेदारी डाली कि जैसे जैसे प्रगतिशीलता का स्तर आता जाएगा सरकारों का उत्तरदायित्व है कि शासन में वो इनका पालन करेंगे और इन्हें भी मूल अधिकार के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। अब इसके साथ ही अपन देखते हैं मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के बीच में टकराव। चंपाकम दोरई बनाम मद्रास राज्य 1951। मद्रास में जाति के आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार जो है भाग जो 3 है वो भाग 4 से बड़ा है। फिर इसके तुरंत बाद सरकार ने संविधान में प्रथम संशोधन जो कि जून 1951 में किया। अनुच्छेद 31A तथा 31B जोड़ करके संविधान में एक नवीन शेड्यूल जोड़ा गया जो 9 शेड्यूल के नाम से जाना गया। 1969 में इंदिरा सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1917 में राजाओं के विशेषाधिकार या प्रिवी पर्स की समाप्ति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया। रुस्तम कवाजी बनाम भारत संघ तथा माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के यानी जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसे अवैध घोषित कर दिया। सरकार ने संविधान में ऐसी स्थिति में 25वां संशोधन करके अनुच्छेद 31C जोड़ते हुए कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39A तथा 39B को मूल अधिकारों पर विशेषकर अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता दी जाए। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? 25वां। इन 39A और 39B जो है उसे 14 आधार समानता 19 आधार स्वतंत्रता पर प्राथमिकता दी जाए। ये 25वां संविधान संशोधन द्वारा सरकार द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C द्वारा सभी निर्देशक तत्वों को सारे मूल अधिकार पर प्राथमिकता दे दी। यानी अभी तक सुप्रीम कोर्ट भाग 3 को बड़ा मान रहा है और सरकार ने भाग 4 को 3 के ऊपर प्राथमिकता दे दी। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ध्यान रखना ये ऐसा वाद है जिसमें दोनों को एक दूसरे के पूरक मान लिया जाएगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन की इस बात को रद्द करते हुए कहा कि विवाद की स्थिति बंद किया जाए।
मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से भाग 3 बड़ा है, 4 बड़ा है। इसको लेकर 1951 से जो संघर्ष हो रहा था वो 1980 में जाकर के समाप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो इनका पालन करे। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 है जो न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वो किसी भी विधि या कानून की समीक्षा कर सकती है। इन संविधान का सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 है और साथ ही मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों की बात करता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। इनके उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट की सहायता की जा सकती है। मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो मुख्यतः नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से, इन कार्य करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अतः लागू करना बाध्य नहीं और इनकी प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।